हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और विरासत का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसे आप घर बैठे किस तरीके से करेंगे कि विरासत ऑनलाइन हो सके। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि विरासत में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किसे आपको आवेदक बनाना चाहिए। ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में देखने और सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी पॉइंट बताने वाला हूँ और निश्चित ही आपके दिमाग में जितने सवाल चल रहे हैं विरासत ऑनलाइन कराने से रिलेटेड, वो सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में जरूर ही मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक वेबसाइट लिखेंगे www.wad.up.nic.in। ठीक है, एक ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको आना है और नीचे की तरफ यहाँ जब आप आएंगे तो आपको इसमें बहुत से टैब दिखेंगे। इनमें आपको एक टैब दिखेगा ऑनलाइन आवेदन। आपको इस पे एक प्लस पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे जितने भी ऑनलाइन आवेदन होते हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें नीचे की तरफ आपको दूसरे नंबर पर नीचे से देखने को मिलेगा यहाँ पर उत्तराधिकार या विरासत। आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप रिडायरेक्ट होंगे इस वेबसाइट पर। यहाँ पर पहला जो स्टेप है यहाँ पर आप आवेदन करेंगे और दूसरा जो स्टेप है इस पर आप देख सकते हैं जो पीडीएफ आपकी क्रिएट होगी। ये लास्ट की बात है, मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट स्टेप पे जहां पर हमें मोबाइल नंबर डालकर इसे वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर आप आवेदक का डालिएगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको देखना है ऊपर की तरफ लिखा है आरसी प्रपत्र 9। इनमें आपको दो लाइनें देखने को नीचे की तरफ मिल रही है। इसमें जो पहली लाइन लिखी है यही लाइन जो है यहीं से आपको पूरा आवेदन पत्र भरना है। ठीक है, तो इसी पहली वाली लाइन पर आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। इस पहली लाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म इस तरीके से खुलकर के आ जाएगा, जहां पर आपको पूरा फॉर्म 4 भागों में दिख रहा है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इनमें आपको एक एक करके मैं सभी भाग भरने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस भाग में क्या क्या आपको भरना है। भाग 1 में जो आवेदक है उसका पूरा विवरण देना है। अब आवेदक की अगर हम बात करें तो जितने भी लाभार्थी हैं, मतलब जो उत्तराधिकारी हैं जिनका नाम विरासत होनी है, उनमें से आप किसी को भी आवेदक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रहे कि ऐसे को आवेदक बनाएं जो परिवार में सबसे बड़ा हो। अगर पत्नी जीवित है और पति की मृत्यु हुई है तो उस कंडीशन में आपको पत्नी को ही आवेदक बनाना चाहिए। दूसरा कि अगर पत्नी नहीं है, सिर्फ बच्चे ही हैं, तो बच्चों में जो सबसे बड़ा है वो आवेदक हो सकता है, या फिर आप कंडीशन के हिसाब से जिसे चाहे उसे आवेदक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो जिसे भी आप आवेदक बनाएं उसका नाम आप डालें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आवेदक हमेशा या जितना भी यहाँ पर डाटा भरा जाएगा सब पूरा डाटा आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही भरना है। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको इंग्लिश में नहीं भरनी है। अगर आप कंप्यूटर से काम करते हैं तो आपको हिंदी यहाँ पर सेटिंग करनी होगी जिससे कि यहाँ पर हिंदी टाइपिंग हो सके। अगर आपके सिस्टम पर या कंप्यूटर पर ये टाइपिंग नहीं आ रही है, मतलब आप हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ। उस लिंक पर आप क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए कि आप अपने लैपटॉप के अंदर हिंदी टाइपिंग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला भाग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग है। दूसरे भाग में क्या है कि यहाँ पर पूरा जो डाटा देना है वो पूरा डाटा यहाँ पर देना है जो मृतक है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है उत्तराधिकार का आधार। तो यहाँ पर पुरुष खातेदार था या महिला, जिसकी मृत्यु हुई वो पुरुष था या महिला, तो आपको यहाँ पर जो भी है उसे सेलेक्ट करना है। जब इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो खातेदार पुरुष हो या महिला, लेकिन आप विरासत क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, तो इस ऑप्शन को आप चुन लेंगे। उसके बाद खातेदार का नाम है, खातेदार की कोविड-19 के दौरान मृत्यु हुई, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नो रहेगा, तो इसे आप नो ही रहने दें, मतलब नहीं रहेगा, तो इसी पर आप टिक रहने दें। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब लिखा है खातेदार की मृत्यु की तिथि। ये आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनवाया हुआ है खातेदार का, जो मृतक है उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बना है, उस मृत्यु प्रमाण पत्र पर आपको ये तारीख देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इससे संबंधित उसके पिता या पति का नाम, या जो संरक्षक है उनका, जिसका भी नाम आपको डालना हो वो सिलेक्ट करके नाम डाल देंगे। आगे की जो भी डिटेल है वो सभी डिटेल आप एक एक करके यहाँ से आपको भर देनी है। ठीक है, जैसे कि उसका पता है, या जमीन जो है उन्हें कैसे मिली, उत्तराधिकार से मिली या स्वयं अर्जित की हुई है। तो पूर्वजों की जमीन है तो उसे उत्तराधिकार से करेंगे, अगर खरीदी हुई जमीन है तो स्वयं अर्जित। ये पूरी डिटेल, मतलब पूरा यहाँ पर पता सब भर लेंगे। ये सब भरने के बाद नीचे की तरफ आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन दोनों को आपको कंप्लीट कर लेना है, इनको भरना जरूरी है। ये सब भरेंगे। भरने के बाद आप एक बार इन्हें अच्छी तरीके से देख लें कि कोई गलती ना हो। उसके बाद आप सुरक्षित करें जो लिखा है इस पर फिर से हम क्लिक करेंगे। ये हमारे दो भाग कंप्लीट हो गए, भाग 3 में आ चुके हैं। भाग 3 में क्या है कि यहाँ पर लिखा है भाग 3, यहाँ पर स्वामित्व की भूमि का विवरण। अब आपको यहाँ से जितने भी जमीन है, जहाँ कहीं भी हो, किसी भी गांव में हो, कहीं पर भी हो, लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी हो, पूरी जमीन का विवरण देना है। सबसे पहले तो आपको मंडल सेलेक्ट करना है। ये कोई भी आप खतौनी ले लीजिए और खतौनी के अंदर जितने भी वहां पर
खसरा संख्या होते हैं उनको आप देख लीजिए, जितने भूखंड टोटल बन रहे हैं सबको आपको सेलेक्ट करना है। मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ पर 12 भूखंड बन रहे हैं, ठीक है। खतौनी की बात करें तो सिर्फ 6 हैं, 5 ही हैं, और जो भूखंड उसमें हैं जो लाल रंग से लिखे हुए होते हैं वो 12 हैं, तो हमने यहाँ से 12 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको पूरा पता चुनना है जहाँ पर ज़मीन है, ठीक है? यहाँ तक कि आपको गाँव अगर है तो उसे भी चुनना होगा। उसके बाद पहली जो जाते हैं तो यहाँ पर खतौनी यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, ठीक है? उसे सेलेक्ट कर लेंगे, बस इतने जुड़ गया। इसी तरीके से जो लिखा है गाटा संख्या, इसमें दूसरा नंबर डालेंगे, तो उसका आपको यहाँ से सिर्फ नाम चुन लेना है। और ये जो पूरी लिस्ट है नाम की, ये खुद ब खुद आएगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ नाम चुनेंगे और ये अपने आप भूखंड यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से चलिए हम एक एक करके 12 भूखंड जो हमने यहाँ पर डाले हैं सबको हम एक एक करके यहाँ पर जोड़ लेते हैं। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको हम बताते हैं। अब आप देखिए तो हमने यहाँ पर जो पूरे खंड दिए थे 12, तो 12 का पूरा हमने 1 से 12 तक सभी खंड को सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये पूरी जमीन यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। और ध्यान रहे कि यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, अगर कोई भी भूखंड छूट जाता है तो आपको यही पूरा काम दोबारा से करना होगा, पूरा काम, ठीक है। इतना सब करेंगे, उसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा 3 भाग कंप्लीट हो गया। अब लास्ट भाग बचा है बारिश का विवरण, जितने भी बारिश हैं वो चुनेंगे यहाँ से कि कितने लोगों के नाम ये जमीन जानी है, ठीक है। अगर पत्नी और बाकी बच्चे हैं तो सबको जोड़ लेंगे। अब कितने लोग बनते हैं सभी लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उतनी गिनती आपको सेलेक्ट करनी है। मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वहाँ पर पत्नी और 2 पुत्र हैं, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ से 3 सेलेक्ट करना है। 3 सेलेक्ट करने के बाद बारिशों का विवरण, तो यहाँ पर जिसे आवेदक आपने बनाया है उसका नाम डालेंगे। संबंध पूछ रहा है, अगर पत्नी का आप डाल रहे हैं तो यहाँ पर विधवा चुनेंगे, और जो पुत्र हैं उनके लिए अभी मैं आगे आपको यहाँ पर पहले मैं पुत्र का नाम डाल देता हूँ, तो पुत्र का यहाँ पर नाम और जो संबंध है वो सब, और उसके बाद यहाँ पर पुत्र पुत्रादि वंशज जो ऑप्शन आता है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये कहने मतलब है पूरा फॉर्म हमारा फिल हो गया। कुछ चीजें हैं वो आगे वीडियो में आप समझ जाएंगे। अब हमने जैसे सुरक्षित करे पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा है प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें, तो आपको मैं जरूर ही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस पूरे आवेदन को जरूर चेक करें, उसके बाद ही इसे अप्लाई करें। जो प्रिंट आउट यहाँ पर निकलेगा उस प्रिंट आउट को निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको आप बैक कर दीजिएगा फॉर्म को। और यहाँ पर आने के बाद अब आप देखेंगे कि आपको ये जो संख्या लिखी हुई मिल रही है फर्स्ट में और लास्ट में, जो आवेदन संख्या और विवरण जो इनमें जो संख्या लिखी हुई मिली, इसी संख्या पर आपको बस क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल इस तरीके से जनरेट हो जाएगी, जो कि उत्तराधिकार रिपोर्ट है। इस पूरे पेज को, मतलब लगभग 2 पेज या 3 पेज बनते हैं, इनको आपको प्रिंट ले लेना है। इसका प्रिंट लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर यूज किए हैं, जैसे कि मृतक का आधार कार्ड, जितने बारिश हैं उन सभी बारिशों का आधार कार्ड, परिवार हिस्ट्री की नकल, आपको ध्यान रहे इतने डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। मृतक का आधार कार्ड, जितने बारिश हैं उन सभी का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, जो परिवार हिस्ट्री की नकल है जिसमें मृतक का भी नाम हो और जितने वारिस हैं उन सभी का नाम हो, और उस परिवार हिस्ट्री की नकल में मृतक जो व्यक्ति है उसके नाम के सामने मृतक और मृतक की दिनांक, ये सभी चीजें दी गई हों। उसके बाद आपको यहाँ पर जितनी खतौनी यहाँ पर चढ़ाई है आपने वो सभी खतौनी, और उसके अलावा यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर यूज किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के, और 3 दिनों से पहले आपको जो आपके यहाँ पर लेखपाल है उस जमीन से संबंधित, आपके गांव से या क्षेत्र से मतलब नहीं है, आपने जहाँ की जमीन यहाँ पर दिखाई है उस जमीन से संबंधित जो लेखपाल हो, अगर अलग अलग हैं तो आप अलग अलग आवेदन कर लीजिए, और उन सभी लेखपालों को आप अलग अलग मिल लीजिएगा और उनको ये आवेदन दे दीजिए। अगर एक ही लेखपाल है तो उनके पास आपको 3 दिनों से पहले ये आवेदन पत्र आपको पहुंचाना जरूरी है, उसी बेस पर ये रिपोर्ट लगाई जाएगी। और इस रिपोर्ट के लगने के बाद लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपके नए जो खतौनी है वो जारी कर दी जाती है, और उसमें आपका नाम लिख करके आने लगता है, जो भी वारिस है उनके नाम यहाँ पर चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को विरासत करने का पूरा प्रोसेस समझा दिया। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल कंफ्यूजन रह गया है तो आप टेलीग्राम पर हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, या आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।